तो सोमवार से दिल्ली में लॉकडाउन में कुछ और छूट मिलने वाली है, यानी अनलॉक की प्रक्रिया की दूसरी खेप। अब आपको बताते हैं कहां कहां पर किस किस जगह पर छूट होगी। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि क्या क्या खुलेगा। दुकानें रोजाना खुलेंगी, लेकिन ये ऑड इवन बेसिस पर होंगी। इसके अलावा मेट्रो चलने लगेगी, लेकिन 50% क्षमता के साथ, 50% क्षमता के साथ। सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन ग्रुप ए के ऑफिसर 100% अटेंडेंस के साथ सरकारी दफ्तर में आ सकेंगे, जबकि बाकी कर्मचारी 50% अटेंडेंस के साथ ही दफ्तर में आ सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली में अनलॉक यानी कि क्या कुछ और खुलेगा, ये आपको बता देते हैं। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ, उनको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कहा गया है कि वहां पर 50% क्षमता, लेकिन एक क्लॉज है, देखिए, वर्क फ्रॉम होम पर ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि लोग अगर बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है कि सड़कों पर भी ट्रैफिक बढ़ेगा। ऑड इवन बेसिस पर ही बाजार और मॉल खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन टाइमिंग फिक्स कर दिए गए, जिसमें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही टाइमिंग रहेगा। यानी दुकानें या फिर मॉल के अंदर दुकानें सिर्फ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा दुकानों को रोज खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन ऑड इवन बेसिस पर ही। इसका ऐलान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था, वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे, और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे, और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। तो दिल्ली ने दूसरी लहर में वो दौर देखा है जहां पर लोगों के पास ना तो बेड थे, ना दवा थी, और ऑक्सीजन के लिए भी लोग तड़प रहे थे। केस लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो 500 से कम मामले आए हैं। लेकिन तीसरी लहर के लिए भी तैयारी बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीजें अलग होंगी। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन
की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं, उसका कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाइयों का बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर जरूर, और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक्स इस तरह से तैयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। सुशांत मेरे से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुशांत, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि पिछले एक हफ्ते की थोड़ी सी रियायत देखने के बाद ही और छूट आगे बढ़ाई जाएगी, जिसको आज बढ़ाया भी गया है, लेकिन दिल्ली कितनी तैयार है अब तीसरी लहर के लिए खास तौर पर? सुशांत, मेरी आवाज अब तक आ रही है? हाँ, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी खुद कहा कि तीसरी लहर को लेकर के अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। कल मुख्यमंत्री ने 2 बैठक ली 11 बजे के बाद। जी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन सरकार की तरफ से तीसरी लहर को लेकर के तैयारियां भी जो है वो शुरू कर दी गई हैं। कल मुख्यमंत्री ने 2 बैठकें लगातार बैक टू बैक की, 11 बजे और उसके बाद 4:30 बजे, जिसमें ये तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाला जो पीक होगा, तीसरी लहर होगी, उसमें अगर 37,000 तक मामले जाते हैं तो लोगों को बेड्स जो है वो आसानी से मिल सके, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके साथ साथ दवाइयों की किल्लत ना हो। जो दूसरी लहर में साफ तौर पर दिल्ली की सड़कों पर नजर आया, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, तमाम चीजों की कालाबाजारी हो रही थी। इस पर खास तौर पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली सोमवार से अनलॉक होनी शुरू होगी ऑड इवन फॉर्मूले के तहत, यानी कि अगर किसी की एक दुकान ऑड नंबर से है तो उसको ऑड नंबर वाले दिन ही दुकान खोलने की इजाजत दी जाएगी, और जिसकी दुकान इवन नंबर पे है उसको इवन दुकान जो है वो खोलने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ तमाम सरकारी दफ्तरों में भी अगर कहा जाए तो ग्रुप ए के जितने भी कर्मचारी हैं उनका 100% आने की इजाजत जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। ग्रुप बी के जो लोग हैं वो 50% आएंगे, और उसी के नजर आप बना रखिए सुशांत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सुशांत मेरे से होगी जानकारी दे रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी आती जा रही है। यूपी के 2 जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया। बुलंदशहर और बरेली का जिक्र हम कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, यानी कि 67 जिलों में कर्फ्यू में थोड़ी राहत दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हालात अब तेजी से सुधर रहे हैं। हालात सुधर रहे हैं, इसीलिए कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जा रही है। पिछले हफ्ते ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने संकेत ऐसे दे दिए थे कि जैसे जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से ही छूट दी जाएगी, यानी कि केसेस अगर कम होते हैं तो फिर छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज केवल 1000 पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 20,000 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। उद्योग चले, आवश्यक सेवाओं को चलाया गया, खेती बाड़ी के सारे कार्य संपन्न हुए, लेकिन हमने कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से इसे सफलता प्राप्त हुई। विगत वर्ष जब हम लोगों ने प्लान देखा था, लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। इन 40 लाख जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इनके लिए कैसे व्यवस्था की जानी है, मैं देखता था। उनकी सेवा के लिए किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, वो सत्ताधारी दल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक जगह जगह उनकी सेवा में लगे थे। भारतीय मजदूर संघ उनका मार्गदर्शन करके सुरक्षित उन्हें पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा था। जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिक आयोग का गठन करके इनके हितों के लिए कार्य करने की व्यवस्था आगे बढ़ाई, तो सबसे अच्छा सुझाव भी भारतीय मजदूर संघ ने दिया था कि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हमारी सरकार ने 54 लाख
श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता और ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर उद्धव सरकार ने अनलॉक के लिए 5 लेवल प्लान तैयार किया है, जो कि सोमवार से लागू हो जाएगा। नए प्लान में कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड के आधार पर ही इसको बनाया गया है। जितने कम केसेस होंगे उतनी ही रियायत दी जाएगी। 5% से कम कोरोना संक्रमण वाले इलाके, जहां पर 75% ऑक्सीजन बेड खाली होंगे, वही पूरी तरह से छूट दी जाएगी। सब कुछ खुल जाएगा। ठाणे समेत 18 जिले इसमें शामिल है। दूसरे लेवल में वो जिले हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन बेड 40% तक भरे होंगे। मुंबई को दूसरे लेवल में रखा गया है। यहां पर सोमवार से सभी दुकानें खुल जाएंगी। मॉल और थिएटर्स भी आधी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। और तीसरे लेवल में वो इलाके आएंगे जहां पर संक्रमण की दर 5 से 10% तक होगी। 40 से 60% तक ऑक्सीजन बेड भरे होंगे और इस इलाके को इस लेवल में रखा गया है, जहां पर जरूरी सामानों की दुकानों को शाम 4 बजे तक खुलने की इजाजत होगी, लेकिन मॉल थिएटर यहां पर बंद रहेंगे। चौथा लेवल 10 से 20% संक्रमण वाले इलाके होंगे। यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। जरूरी सामान की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन वीकेंड में संपूर्ण बंदी रहेगी। और आखिरी लेवल में 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले इलाके आएंगे और यहां पर काफी सख्ती होगी। बिना ई पास कोई भी घर से बाहर नहीं जा पाएगा। जरूरी सामानों की दुकानें सिर्फ वीकेंड में ही खुलेंगी। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। 5 लेवल मुस्तफा बनाए गए हैं अनलॉक के। जी बिल्कुल नवजोत, अगर एक तरह से आप समझे तो 5 तरह से ये एक डायनेमिक प्लान बनाया गया है और इसमें वीकली बेसिस पर पॉजिटिविटी रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजनेटेड बेड्स पर नजर रखी जाएगी। मुंबई फिलहाल लेवल 3 में है और अब 15 जून को डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये लेवल सुधारा जा सकता है। ऐसे ही बाकी भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के जो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में है। पूरी छूट की अगर आप बात करें तो वो लेवल 1 की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दी गई है और उसके बाद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट्स को और वो लोग अपने स्तर पर ये फ्रीडम रखेंगे कि वो लोग अपनी जो सिचुएशन उसे असेस करें और इन अनलॉक रूल्स को इम्प्लीमेंट करते रहे। तो महाराष्ट्र में अब वीकली बेसिस पर लॉकडाउन का असेसमेंट होगा। अनलॉक करना है या नहीं करना है ये डिसाइड किया जाएगा। तो एक काफी डायनेमिक रूल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस वक्त निकाला है। अब आने वाले हफ्तों में ये पता चल पाएगा कि इसके चलते क्या किसी तरह की कंफ्यूजन होती है या फिर कोविड से लड़ने में इस प्लान में मदद मिल पाती है। नजर बना रखिए मुस्तफा, लेकिन इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं किस तरह की आ रही हैं, अब वो आपको दिखाते हैं। कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। होटल है, रेस्टोरेंट है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की परमिशंस हैं। अनलॉक के संदर्भ में जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट कर दिया, उससे लोगों में बड़ी खुशी की लहर आ गई कि चलिए अनलॉक हो गया। और शाम को सीएम ऑफिस ने कहा कि अनलॉक नहीं हुआ है, अभी 5 स्टेप्स में अनलॉकिंग हम कंसीडर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ऐसी है जिसमें एक सीएम है और कई सुपर सीएम है। सीएम साहब बोलने से पहले सारे सुपर सीएम बोल देते हैं, एक ही विषय पर 4-4 लोग बोलते हैं। बोलने की मनाही किसी को नहीं है, लेकिन मेजर पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर कम से कम या तो सीएम साहब बोले, सीएमओ बोले, या फिर वो जिनको चयनित करे ऐसे कोई व्यक्ति इसके ऊपर बोले, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उससे लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन सरकार के कारण तैयार हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी वेरिफिकेशन वाला ब्लू टिक हटा दिया है। संघ के कई बड़े नेताओं के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाए गए हैं। इनमें संघ के सर कार्यवाह सुरेश जोशी, सह कार्यवाह सुरेश सोनी और सह सर कार्यवाह अरुण कुमार शामिल हैं। इनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक वाला वेरिफिकेशन हटा दिया गया है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। इससे पहले सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया था। हालांकि आपत्ति के बाद उसको वापस बहाल कर दिया गया, लेकिन इसको लेकर सरकार नाराज है, सख्त है और ट्विटर से इसका स्पष्टीकरण मांगा गया। ट्विटर ने कहा कि बहुत दिन से क्योंकि एक्टिव नहीं थे लोग और अकाउंट नहीं चला रहे थे, यही एक बड़ी वजह थी। जबकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें कई अकाउंट्स बहुत दिनों से एक्टिव नहीं है, बावजूद इसके उनके ट्विटर ब्लू टिक वेरिफिकेशन अभी भी कायम है, जबकि इन सभी को इस दायरे में लाया गया जहां पर ब्लू टिक वेरिफिकेशन हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के मामले में ट्विटर ने यू टर्न लिया। कुछ देर में उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट का वेरिफिकेशन बहाल कर दिया गया। सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने सफाई भी दी, कहा कि वेंकैया नायडू का अकाउंट काफी समय से ऑनलाइन नहीं था और ट्विटर नियम के तहत ही ब्लू टिक हटाया गया। सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। आईटी मंत्रालय ट्विटर को नोटिस भेजने का फैसला कर रहा है। अब ब्लू टिक का मतलब क्या होता है? ये अकाउंट वेरीफाइड होता है, यानी जिस भी अकाउंट के आगे ब्लू टिक होगा मतलब वो वेरीफाइड अकाउंट होगा। अकाउंट का एक्टिव रहना जरूरी है। ट्विटर ने इसका मतलब भी समझाया, 6 महीने लॉगिन ना होने पर ब्लू टिक हट सकता है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को एक और नोटिस भेजा है और इस नोटिस में मंत्रालय ने ट्विटर के जवाब से नाखुशी जाहिर की है। ये नोटिस पहले विवाद का है, जिसके तहत सरकार ने ट्विटर को शिकायत सुनने के लिए अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था। भेजे गए नोटिस में आईटी मंत्रालय ने कहा था कि ट्विटर ने अब तक शिकायतें दूर करने का मैकेनिज्म नहीं बनाया है। तो चीफ कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति के लिए कहा गया था, लेकिन आपको यह भी बता दें कि नियुक्ति रीजन ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन भी हो सकता है कि ट्विटर ने अब तक शिकायतें दूर करने के लिए किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है। इसको लेकर भी आईटी मंत्रालय काफी सख्त है। यूपी के बलिया में तलवार और तमंचे के साथ बर्थडे पार्टी मनाना कुछ युवकों पर भारी पड़ गया। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी युवकों की धरपकड़ शुरू कर दी। सवाल यहां पर यह है कि संकट और संक्रमण के इस वक्त में क्यों लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी के जश्न का जुनून ऐसा कि न कानून का डर और न ही कार्रवाई का खौफ। लग्जरी कार की छत पर एक लड़का तलवार लेकर केक काटने की तैयारी कर रहा है। वीडियो में इस लड़के का एक दोस्त भी दिख रहा है, जिसके हाथ में तमंचा है और वो केक काटते ही फायरिंग करने के लिए तमंचे में गोली भर रहा है। तलवार थामे युवक ने जैसे ही बर्थडे का केक काटा, फौरन ही उसके साथी ने तमंचे से फायर कर दिया। कार की छत पर तलवार और तमंचे के साथ बर्थडे पार्टी की ये वीडियो यूपी के आजमगढ़ के मनियार इलाके के बड़की बारी गांव का। कानून को ताक पर रखकर कुछ लड़कों ने खुलेआम इस जश्न का वीडियो भी बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। तलवार और तमंचे के साथ पार्टी का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने तलवार से केक काटने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और वीडियो में दिख रहे 2 लड़कों की तलाश की जा रही है। मनियार थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये ग्राम बड़की बारी है, मनियार थाने के अंतर्गत, वहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें एक लड़का जो केक काट रहा है, उसका नाम कृष्णा यादव है, उसको गिरफ्तार किया गया है और तलवार भी बरामद की गई है।
कृष्णा यादव का ही जन्मदिन मनाने की बात प्रकाश में आई है और फायर करने वाले लड़के को शंकर यादव के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके साथ में एक लड़का जो वीडियो बना रहा था वो विनोद यादव है गंगापुर का। सर, ये कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है सर इसमें अभी फिलहाल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पता किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग और हो जो वीडियो में ना आए हो, तो जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लड़के से पूछताछ के बाद उन लड़कों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा जो मौके पर मौजूद थे लेकिन वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे। उम्मीद है कि वीडियो बनाने के नाम पर कानून को हाथ में लेने वाले इस युवक को पुलिस की कार्रवाई से सबक जरूर मिलेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की इनकम पर जोरदार प्रहार किया है। इससे निपटने के लिए ईपीएफओ ने लोगों को पीएफ की रकम एडवांस में निकालने का विकल्प दिया है। अब आप भी इस एडवांस को लेने पर विचार कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे यहां से निकाली गई छोटी सी रकम भी आपके रिटायरमेंट फंड पर बड़ा असर डालेगी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कईयों के कारोबार ठप हो गए हैं, कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। इसी को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने फिर एक बार कोविड-19 एडवांस स्कीम शुरू की है। इसके तहत पीएफ खाता धारक या तो अपने प्रोविडेंट फंड से 3 महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं या फिर अपने खाते में जमा रकम का 75% पैसा निकाल सकते हैं। कोविड के हालातों को देखते हुए ईपीएफओ ने ये फैसला लिया है। हालांकि इस स्कीम का फायदा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए, क्योंकि पीएफ फंड का पैसा निकालने पर आपके रिटायरमेंट फंड को बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें कि पीएफ अकाउंट पर 8.5% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस समय जितनी बड़ी रकम ईपीएफ से निकाली जाएगी, रिटायरमेंट फंड पर उतना ही बड़ा असर पड़ेगा। चलिए आपको एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करके बताते हैं कि आपको अभी इस पैसे को निकालने से सालाना कितना नुकसान हो सकता है। अगर आप अभी अपने पीएफ अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालते हैं और अगर आप 20 साल बाद रिटायर होंगे तब आपको लगभग 10 लाख रुपए कम मिलेंगे, जबकि 30 साल बाद रिटायर होने पर आपको 23 लाख रुपए का नुकसान होगा। वहीं अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल का समय बाकी है और अभी आप पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालते हैं तो इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर 11,55,000 रुपए का असर पड़ेगा, जबकि 20 साल बाद रिटायरमेंट लेने से 5,11,000 रुपए का नुकसान होगा। ऐसे ही अभी 50,000 रुपए निकालने पर आपको 20 साल बाद 2,55,000 रुपए, जबकि 30 साल बाद 5,58,000 रुपए का नुकसान होगा। तो देखा आपने कि अभी एक छोटी सी रकम से भी आपको भविष्य में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर बेहद जरूरी हो तभी अपने पीएफ खाते से पैसे निकालें, नहीं तो अपने रिटायरमेंट के लिए उस जमा पूंजी को बचा कर रखें।